हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न पंकज में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज का टॉपिक है कि आप अपना खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि आप एक जॉब करेंगे या आप लोगों को देखते हैं कि जॉब में कितनी स्ट्रेस होता है, कितना मेहनत होता है, तो आप भी अपना खुद का बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप भी काम कर कर के थक चुके हैं, प्राइवेट कंपनी में या किसी भी जगह काम कर कर के थक चुके हैं और आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आज ही देख लीजिए। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले इसी तरह के नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपना खुद का बिजनेस चलाना एक स्ट्रेसफुल तरीका है, लेकिन ये कैरियर की लाइफ की एक अच्छी चॉइस हो सकती है। इसमें आपको टाइम और फोकस की ज़रूरत पड़ती है। इसके पूरी तरह से जमने से पहले अपने काम को जीना सीखें ताकि आप इसे करने की आदत में आ जाएं। बिजनेस को किस तरह से शुरू करना चाहिए उसे लेकर काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग विचार मौजूद होते हैं। शुरुआत करने के लिए कुछ बेसिक आइडियाज़ मैं आपको दे रहा हूं जो कि आप इस तरह से शुरुआत करके अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। तो पहला होता है एक आइडिया के साथ चलना। एक आइडिया पाएं। सबसे पहले आपको कुछ भी शुरू करने से पहले उससे पहले आपको एक आइडिया की ज़रूरत पड़ेगी। एक क्लियर इमेज पाने के लिए और कुछ मार्केट रिसर्च भी करके देख सकते हैं। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे लेकर आप पैशनेट हैं, क्योंकि आपका ये नया बिजनेस अब से आपका सारा टाइम और मनी लेने वाला है। ऐसे चीज़ों के बारे में सोचकर एक ऐसा बिजनेस आइडिया पाएं जिनकी लोगों को ज़रूरत है और वो जिसके लिए पे भी करने को तैयार हैं, जो आपके एरिया में ऑनलाइन नहीं मिलती या जिसे आप किसी और से ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा टॉपिक की बात या दूसरा पॉइंट की बात हो, ये पॉसिबल है या नहीं, इसके बारे में भी सोचें। एक कदम से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले सोचकर देखिए कि आपका आइडिया कितना मुमकिन है। क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग सच में पे करना चाहेंगे? क्या इससे आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा जिसके लिए आप टाइम दे रहे हैं? आपको इस बात को लेकर भी सुनिश्चित होना होगा। आप इसे आगे लेकर जाना चाहते हैं। वैसे तो एक ऐसा कंप्यूटर होना काफ़ी अच्छा होगा जो अचानक ही बस मैजिक करके आपके सामने फूड लाकर रख दे, जो कि पूरी तरह नामुमकिन है। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो सुनिश्चित कर लें कि वो एक कदम यूनिक है। आप जो आइडिया सोच रहे हैं वो यूनिक है कि नहीं, इसके बारे में भी आपको सोचना होगा। आपका आइडिया चाहे जो भी क्यों ना हो, बस इसके मुमकिन होने की पुष्टि कर ले। ये आपको कंपटीशन को कम करने या खास तौर पर इसका सामना करने में आपकी मदद करेगा, जो आपके बिजनेस को ज़्यादा सक्सेसफुल बना देगा। किसी मौजूदा प्रोडक्ट में ज़रा सा कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देना, ब्लू रेड वाइन, इस तरह का कुछ करना आपके बिजनेस को बढ़ाने के हिसाब से काफ़ी नहीं होता। तो इसलिए अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दीजिए। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो होता है एक बिजनेस प्लान बनाना। इसमें पहला पॉइंट, इस काम को करने वाली लागत को तय कर लें। आपको बजट तैयार करना पड़ेगा। आपको किसी भी इन्वेस्टर के पास जाकर या उनके सामने पेश करने लायक एक सॉलिड प्लान की ज़रूरत पड़ेगी और इसके ऊपर लगने वाली लागत को निर्धारित करना होगा। इसकी शुरुआत करने की सबसे अच्छी जगह होती है। ये आपको एक आउटलाइन बना कर देगा और ये तय करने में आपकी मदद करेगा कि आपको उस प्रोडक्ट को बनाने में या आपके द्वारा सोची हुई सर्विस को ऑफर करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें प्रोडक्शन कास्ट, शिपिंग टैक्स, वर्कर्स की सैलरी, ऑफिस काम करने की जगह का रेंट वगैरह शामिल हो सकता है। आपके बिजनेस में लगने वाली लागत ये तय करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी कि आपको आपके बिजनेस से कोई प्रॉफिट मिलने वाला है या नहीं, क्योंकि आपको अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए इससे भी ज़्यादा कमाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरा पॉइंट आता है अपने पोटेंशियल को मार्केट के बारे में समझें। एक कदम सच्चे रहें। असल में कितने लोग आपके बिजनेस का यूज़ करेंगे, वो आपकी सर्विस को यूज़ करने के लिए कितना पे करेंगे। अगर ये नंबर आपको बिजनेस में बने रहने के कास्ट के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे आते हैं तो आपको एक बार फिर से इसके बारे में सोचना होगा या अपने प्लान्स को बदल कर देखना चाहिए। अब आता है रुकावटों के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेस को चलाते रहने के बीच में आने वाली सारी रुकावटों या परेशानियों का सामना करने के लिए पहले से ही प्लान तैयार करके रखना चाहिए। अपने कंपटीशन के बारे में भी सोचें। अगर उनके मार्केट शेयर, प्रोडक्ट ऑफरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है,
तो फिर आपको मार्केट में अपनी पकड़ बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी इंसान ऐसे प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहेगा जिसकी प्राइस पहले से ज़्यादा मौजूद प्रोडक्ट के बराबर हो या किसी अच्छे प्रोडक्ट या सर्विस का और महंगा वर्जन हो। इसके साथ ही आपको उससे जुड़े हुए, खासतौर पर टैक्स से जुड़े हुए नियमों और कानूनों को भी जानना होगा। आपको आपकी लोकल स्टेट अथॉरिटी से और साथ ही साथ IRS से पूछ लेना चाहिए। किस तरह की प्रोहिबिट कॉस्ट ना होने की पुष्टि कर लें, जैसे कि कोई इक्विपमेंट जो आपके बिजनेस से प्रॉफिट मिलने के हिसाब से काफ़ी महंगा हो। जैसे ही कार्स को तब तक नहीं बनाया जाता जब तक उनमें अच्छे इक्विपमेंट यूज़ करके सस्ता बनाने की पुष्टि ना हो जाए। अब उसके बाद आता है एक मार्केट प्लान बनाना। एक बजट लिख कर रखें। एक बार आपको आपके बिजनेस पर लगने वाली लागत का अंदाज़ा मिल जाए, फिर मार्केटिंग के लिए एक बजट लिख कर रखें जो ये दर्शाता है कि आपके पास में एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करने के लिए कितने पैसे मौजूद हैं। अब उसके बाद आता है अपने बजट पर फिट होने वाला आइडियाज़ तैयार करें। एक बार जब आपको मालूम हो जाए कि आपके पास पैसे कितने हैं, फिर अलग अलग तरह की मार्केटिंग पर लगने वाले कास्ट के ऊपर रिसर्च करके और फिर ऐसे आइडियाज़ को लेकर आएँ जो उन मेथड्स पर फिट बैठते हों और आपकी प्राइस रेंज के हिसाब से इफेक्टिव हो। अगर आपके पास में मार्केटिंग पर खर्च करने के लायक काफ़ी सारे पैसे हैं तो आप एक कमर्शियल शूट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा पैसे ना हो, तो आपको सोशल मीडिया में को इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी जो सच में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है और जिनमें बहुत कम पैसों की लागत होती है। अब उसके बाद आता है मार्केटिंग की टाइमिंग और लोकेशन का प्लान करें। एक बार आपके हिसाब से मार्केटिंग करने के तरीके के चुन लें, फिर सोचकर देखें कि एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे इफ़ेक्टिव प्लेसेस, दिन, वक्त, मंथ या ईयर सबसे अच्छी तरह से मदद करने वाला है। आपको इस बात को लेकर सुनिश्चित करना होगा कि आपके मार्केटिंग के जिस भी टाइप का यूज़ कर रहे हैं वो आपके द्वारा चाहे हुए लोगों के द्वारा आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज पर इंटरेस्ट खींचकर लाने में निपुण है या नहीं। जैसे कि अगर आप 55+ ओनली क्रूज लाइन की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो सोशल मीडिया का यूज़ करना आपके लिए ठीक होगा। वही अगर आप आपके नए डांस क्लब की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो फिर सिर्फ एक प्रिंटेड पेपर शायद आपकी ज़्यादा मदद ना कर पाएँ। इसके साथ ही गुजरात में जाकर किसी भी ऐसे बिजनेस के बारे में एडवर्टाइजमेंट करने का कोई भी पॉइंट नहीं निकलता जो सिर्फ और सिर्फ पुणे में ही मौजूद हो। इसलिए फिजिकल लोकेशन के बारे में भी सोचकर आगे बढ़ें। अगर आपकी सर्विसेज सीजनल है तो आपको ये भी तय करना होगा कि साल भर का ऐसा कौन सा वक्त है जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए सही रहेगा। इसके साथ ही टेलीविज़न पर आने वाले एडवर्टाइजमेंट का टाइम भी ऐसा तय होना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। अब उसके बाद होगा फाइनेंस पाना। अपने बैंक से बात करें। एक ऐसे बैंक से बात करें जिसके साथ में आपके रिश्ते पहले से ही अच्छे हो। उनसे पूछकर देखें कि वो किस तरह से बिजनेस स्टार्टअप लोन्स ऑफर करते हैं और वो आपके बिजनेस को किस तरह से फ़ायदा दे सकते हैं। आपके द्वारा पहले से जानी हुई किसी बैंक का यूज़ करने पर आपके बैंक का आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर आसानी से एक्सेस होगा और उन्हें आप पर इन्वेस्ट करने में ज़्यादा कोई तकलीफ भी नहीं होगी। उसके बाद लोकल इन्वेस्टर्स पास जाएं। आप अगर बैंक का लोन आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा तो फिर किसी लोकल इन्वेस्टर को भी तलाश कर लें जो ऐसे न जाने कितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून या ऐसे कुछ अमीर लोग मिल जाएंगे जो आपको सफल बनाने में अपनी ओर से मदद देने को तैयार हो सकते हैं। अपने एरिया में मौजूदा ऐसे लोगों पर रिसर्च करें जिनके पास में फंड हो और जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हों। उसके बाद होता है वेंचर कॉम्पिटिशन या एंजल इन्वेस्टर की तलाश करें। एंजल्स काफ़ी हाई नेटवर्थ के इंसान होते हैं और वेंचर कैपिटलिस्टिक कंपनी होती है। ये दोनों ही किसी स्टेक पार्टनरशिप के लिए या हाई रिस्क वेंचर फंड देते हैं और अक्सर ही एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट, एक्सपर्टीज़ और कॉन्टेक्स्ट लाकर देते हैं। ये अक्सर ही नेटवर्क या एसोसिएशन के जरिए काम किया करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास जाएं। ऐसे लोग जो आपको काफ़ी लंबे वक्त से जानते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि आपकी एबिलिटी और इंटेंशन पर भी भरोसा कर सकते हैं। ये असल में ऐसे लोग होते हैं जो अगर कभी भी शुरुआती दिनों में आप किसी मुश्किल हालात में फंस जाएं तो ये पैसे के जरिए आपकी मदद करके आपके साथ खड़े रहने को तैयार रहते हैं। हालांकि इस बात को भी क्लियर कर दें कि उनके पैसे एक रिस्क कैपिटल में लगने वाले हैं और वो शायद उन्हें हमेशा के लिए भी खो सकते हैं या फिर कुछ वक्त उसे वापस भी आ सकते हैं।
उसके बाद होता है क्राउड फंडिंग का यूज़ करें। अगर आप अभी भी अपने बिजनेस के लिए भरपूर फंड नहीं जुटा पा रहे हैं तो अब शुरुआत करने के लिए ज़रूरी पैसे इकट्ठे करने के लिए वेबसाइट का यूज़ करें। फंडिंग सोर्सेज की काफ़ी सारे बेनिफिट्स हुआ करते हैं। आपको मिलने वाले पैसों के ऊपर आपको ब्याज नहीं देना होता, जैसे कि ये वो पैसा है जिसे असली प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये न सिर्फ आपको ब्याज देने से बचाने में मदद कर सकती है, साथ ही आपको कस्टमर बेस को बनाने में भी मदद कर सकती है। आपके बिजनेस के पहले से ही सैकड़ों हज़ारों कस्टमर होने वाले होंगे और वो दूसरे लोगों को भी आपके पास मौजूद प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताने को तैयार होंगे। उसके बाद होता है 6 रिपोर्ट। आप चाहे जिस भी सोर्स से फंड ले रहे हो, आपको फाइनेंसर्स को वक्त वक्त पर, आमतौर पर साल में 2 बार ऑपरेटिंग, स्ट्रेटेजिक और अकाउंटेंट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहना न भूलें। अगर ऐसा हो सकता है कि सभी लोग खुद आ सकते हो तो एक बोर्ड मीटिंग करना भी एक अच्छा आइडिया होगा। अगर सब नहीं आ पा रहे हैं तो टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसे कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। एक ऑफिस तलाश लें। आपको अपने बिजनेस चलाने के लिए एक स्पेस की ज़रूरत होगी। अगर आपको ज़रा सी जगह की ज़रूरत है और आपके पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं है तो आप एक होम ऑफिस भी बना सकते हैं, या फिर इसके लिए पूरी वर्कशॉप या वेयर हाउस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। किसी भी फैंसी एड्रेस को यूज़ करने के बजाय एक कम कीमत वाली जगह या बिजनेस प्लेस का यूज़ करें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक इनोवेटिव साइंटिफिक आइडिया के चलते नए बिजनेस के लिए कम रेट में स्पेस उपलब्ध कराती है। ये पूरी तरह से आप क्या करने वाले हैं और आप बिजनेस को कितना बड़ा करना चाहते हैं इस ऊपर डिपेंड करता है। बस इस बात की पुष्टि कर लें कि वो जगह आपके द्वारा दिए जाने वाले काम के लिए कानूनी तौर पर ठीक है और आपके बजट में भी है। उसके बाद होता है इक्विपमेंट खरीद लें। उन सारी चीज़ों को खरीद लें या काम शुरू करने के लिए ज़रूरी सारी चीज़ों को खरीद लें। ये कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट, कंप्यूटर, टेलीफोन, क्राफ्ट, स्प्लाइस, कुछ भी हो सकता है। ये पूरी तरह से उस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, कौन सा बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस सप्लाई कंपनी से खरीदने की कोशिश करें, जैसे कि ये आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो फंड को आपके रास्ते में रुकावट ना बनने दें। के हिसाब से आपके लिए लीज या रेंट एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। उसके बाद होता है एक रिकॉर्ड सिस्टम तैयार करें। टैक्स का हिसाब करने से लेकर आपको द्वारा आपके कस्टमर रिकॉर्ड से कुछ पैसों की कमी देखने तक, ये जानने के लिए मिस्टर शुक्ला ने आपने बिल पे किया भी है या नहीं, इस सब के लिए आपको अपने बिजनेस के सही ढंग से बढ़ने के बारे में जानकारी के लिए सारे रिकॉर्ड्स को तैयार रखना होगा। हर एक चीज़ को ढंग से ऑर्गेनाइज रखने के लिए फाइल कैबिनेट्स, लेबल्स और डिजिटल रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर के ऊपर इन्वेस्ट करें। उसके बाद होता है एक कस्टमर बेस तैयार करना। मार्केटिंग और पीआर का यूज़ करें। आपको कस्टमर को कुछ तरह से अप्रोच करना होगा ताकि वो आपको बिजनेस का यूज़ करने लगी जाए। ये करना उस वक्त और भी ज़रूरी हो जाता है जब आपके पास में एक जमा हुआ रेगुलर कस्टमर बेस ना हो। कुछ तरह से एडवर्टाइजमेंट करें ताकि आपको कस्टमर का सारा ध्यान आपके बिजनेस की ओर खींचा चला आए और जहाँ तक हो सके उनकी उम्मीदों को पूरा करने वाले लगे। क्रिएटिव बने और अपने कस्टमर के हिसाब से ज़रूरी बातों को अपने बिजनेस में यूज़ करें। कुछ सही लोगों को आप जो भी कुछ करते हैं उसको फ्री सैंपल बांटें ताकि वो लोग आपके पास मौजूद चीज़ के बारे में अच्छे से अच्छी बात बोल सकें। अच्छे शब्द मतलब कि अच्छे पीआर एक नया कस्टमर को अट्रैक्ट करने का सबसे तरीका होता है। अगर आपको बैड रिव्यू मिलता है या निगेटिव फीडबैक आते हैं तो पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड और उसे प्रॉब्लम को फिक्स कर दें। अगर आप गलतियों को सुधारने के लिए तैयार रहेंगे तो लोग काफ़ी गलतियों की तरफ कम जजमेंटल होना शुरू कर देंगे। उसके बाद ओल्ड फैशन नेटवर्क का यूज़ करें। कॉन्फ्रेंस में जाएं, चैरिटीज़ ग्लास, कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस के साथ मीटिंग्स करें और ऐसी हर उस चीज़ पर जाएं जहां पर ज़्यादातर कस्टमर की आने की उम्मीद हो। दूसरे शब्दों में कहें तो बाहर के लोगों के बीच जाएं और लोगों के साथ घुले मिले। अपने फ्रेंड्स कनेक्शन की मदद से ऐसे लोगों को मिले जो शायद आपकी मदद कर सके। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इस तरह से इंटरकनेक्शन काफ़ी ज़रूरी होते हैं। वैसे भी किसी भी दीवार के अंदर आप कब तक छिपकर रह सकते हैं। उसके बाद होता है अच्छी कस्टमर सर्विस स्किल अपनाएं। लोगों के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट करें। लोग जो कुछ कहना चाहते हैं उसे समझने की कोशिश करें। उनकी ऐसी ज़रूरतों के बारे में बताना सीखें जिसे उनके पास होने के बैड भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को खुश करने के तरीके सोचें। चार्मिंग बने। अपने सबसे ज़रूरी हम्बल होना सीखें। हो सकता है कि कस्टमर शायद हमेशा सही ना हो, लेकिन आपको उन्हें ऐसा महसूस कराते जाना चाहिए कि वो सही हैं। एक वेबसाइट बनाएं
सारी दुनिया अब ऑनलाइन पर आ गई है। कोई भी बिजनेस जो आने वाले 10 सालों तक सर्वाइव करना चाहते हैं उसे अपनी वेबसाइट बनाना ही होगा। लोग अपने आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपकी लोकेशन को पाने के लिए, आपके काम करने के वक्त को जानने के लिए, आपसे सवाल करने के लिए, कुछ सलाह देने के लिए और शायद आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदने के बाद भी इसे यूज़ करेंगे। अगर आपकी कोई भी एक वेबसाइट और सर्विस है जो इंटरनेट पर मौजूद है, तब आप सर्विस एरिया और सिर्फ अपने एरिया के आगे पूरी दुनिया भर में फैला सकेंगे। अब उसके बाद होता है पेमेंट लेना। पेमेंट को मांग रखें, लोगों को आपको फ़ायदा ना उठाने दें। एक खास विंडो ऑफ टाइम आपके काम के हिसाब से जो ठीक लगे के लिए पेमेंट की मांग रखें। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी लोगों को इनवॉइस दें। अगर कोई इंसान पेमेंट देने में लेट हो जाते हैं तो उनसे बात करें। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को उनके ठीक होने की आस में इग्नोर करते जाएंगे तो आप खुद को फ्री में बिजनेस करता हुआ पाएंगे और आपका सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड ले, आजकल बहुत कम लोग प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कैश में पे किया करते हैं। अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड एक्सपोर्ट करते हैं तो ये आपको बिजनेस के लिए ज़्यादा आसान रहेगा, साथ ही अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखने में काफ़ी मदद करेगा। अगर आप खुद को अजीब तरह से फीस लेने से सेफ रखना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सिक्योर का यूज़ करने के बारे में सोचें। यह डिवाइस स्मार्टफोन या टैबलेट में प्लग किया जाता है और आपको कस्टमर के कार्ड को स्वाइप कर देता है। उसके बाद एक ऑनलाइन सिस्टम ऐप सेट करें। अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने में का प्लान रखते हैं और आपको ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम सेटअप करना होगा, पेपैल जैसी सर्विस इसे काफ़ी आसान बना सकती है। आपके लिए कौन सी भी मेथड ठीक रहेगी कि ऊपर रिसर्च करें। हालांकि आपको आपके यूज़ किए जाने वाले सिस्टम के सिक्योर होने की पुष्टि भी करना है। आपको आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन या आपके कस्टमर की इंफॉर्मेशन को हैक नहीं होने देना है, न ही इसका किसी को भी गलत फ़ायदा उठाने देना है। तो ये रही दोस्तों इससे जुड़ी सारी जानकारियाँ बिजनेस करने से लेकर। अगर आपको इसमें किसी भी तरह से डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।